हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक और मुख्य टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उन वीडियोज को भी आप जरूर देख लें ताकि लगातार आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कंटिन्यूटी बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और क्रूशियल जो कह सकते हैं कि टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट और कह सकते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो एनवायरमेंटल एजुकेशन होगा, उसको भी हम कवर करेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन, हिंदी में इसका ये नाम है। इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, यानी कि जब आपदाएं आती हैं, जब कोई भी दिक्कतें आती हैं, जब कोई भी डिजास्टर होता है, उससे बचाव करना और उसके बाद उसकी रिकवरी करना। यानी कि सबसे पहले तो इफेक्ट को कम करना, इफेक्ट कम करना, और कह सकते हैं उससे बचाव करना, डिजास्टर से बचाव करना, और रिकवरी करना, रिकवरी करना। ये तीन मुख्य बातें आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो कह सकते हैं डेफिनेशन में। सबसे पहले हम इफेक्ट को देखते हैं, यानी कि जो इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। उसके बाद हम देख सकते हैं उससे बचाव कैसे हो सकता है, और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उससे रिकवरी कैसे होगी। ये इसके इफेक्ट और बचाव और रिकवरी तीन डेफिनेशन में आ जाती हैं, तीन चीजें। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं लगातार जापान में। अर्थक्वेक्स की वजह से उनके घर वगैरह टूट जाते हैं और लोगों को काफी हानि होती है। लेकिन अभी जो जापान के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हाउस बनाते हैं। कैसे, जो हम कह सकते हैं कि जो डिजास्टर आते हैं, सुनामी वगैरह आते हैं, उनके रेजिस्टेंस से, यानी कि उनसे उनका प्रतिरोध करने वाले ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनसे लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, वो बच जाते हैं। इंडिया में भी अगर ऐसी ही कोई चीजें की जाए तो हमारे भी लोगों को ज्यादा हानि नहीं होगी। ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके बारे में और क्या जानने को है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेशन के बाद हमारा आता है इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के हैं वो हम देख लेते हैं। टाइप्स, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं डिजास्टर। दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, यानी कि पहला, नेचुरल डिजास्टर किस टाइप के होते हैं, जैसे हमारे फ्लड्स हो गए, फ्लड्स हिंदी में हम इसे कहेंगे बाढ़। और जैसे हमारे साइक्लोन्स हो गए, साइक्लोन्स, चक्रवात कह सकते हैं हम इन्हें हिंदी में। और जैसे हमारे ड्रॉट्स हो गए, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स हम कहते हैं सूखा, सूखा पड़ना। और कह सकते हैं अर्थक्वेक्स, ये सभी नेचुरल होते हैं। ये सभी नेचुरल होते हैं। अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप। हम इनके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे फ्लड आया था हमारा 2013 में आया था, कहाँ, हरिद्वार में आया था। उसके बाद 2023 में हिमाचल में आया था। ऐसे ही साइक्लोन आया था उड़ीसा में 2019 में। उसके बाद हम देख सकते हैं ड्रोट, महाराष्ट्र में ड्रोट पड़ा था जिसकी वजह से कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी। और उसके बाद अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स भी जैसे भूकंप आया था, अर्थक्वेक कह सकते हैं हम, गुजरात में आया था, गुजरात में आया था 2001 में। और जो भुज था, वो भुज का दोबारा से, तो मैं कह सकते हैं दोबारा से वो बनाया गया था, उसकी सारी प्लानिंग दोबारा से की गई थी। ये बातें हो गई। उसके बाद दूसरा हमारा आता है मैनमेड। मैनमेड कौन से हो गए, मैनमेड जैसे इंडस्ट्रियल, आप कोई दिक्कत हो जाती है, इंडस्ट्रियल। और कह सकते हैं ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल मतलब इसका ऑयल का रिसाव हो गया था। ये हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के तट पर हुआ था, जिसकी वजह से काफी हानि हुई थी। महाराष्ट्र के तट पर हुआ था ऑयल स्पिल। और इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल में एक उदाहरण ले सकते हैं 1984 का ले सकते हैं हम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1984 में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी हम कह सकते हैं। ऐसे ऐसे ही और भी कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे हो गए टाइप्स, यानी कि नेचुरल और मैनमेड। इसके बाद हम देखते हैं एक और मुख्य बात के बारे में। आप भी इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इन्हें मिटा देता हूँ। इसके बाद हम अगली जो टॉपिक देखते हैं, अगला इसमें क्या आ सकता है, क्या आने को है इसमें। इसके बाद हमारा देखते हैं हम, ये डेफिनेशन वगैरह हो गई। इसके बाद इसका साइकिल क्या क्या है, यानी इस साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का साइकिल क्या बनता है, साइकिल, साइकिल क्या बनेगा इसका। इसका बनेगा दोस्तों, पहले हमारा आएगा, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, एम पी आर और आर।
ऐसे आप देखते हैं, आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। पहला आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन हम इसे प्रिवेंशन भी कह सकते हैं। प्रिवेंशन हिंदी में हम इसे कहेंगे रोकथाम। रोकथाम यानी कि जब कोई भी आपदा होती है, आपदा से पहले हम क्या कुछ करते हैं, क्या रोकथाम के क्या उपाय करते हैं। जैसे उड़ीसा में साइक्लोन वगैरह लगातार आते रहते हैं, तो साइक्लोन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि उनके रहने के लिए जगह बनाई जा सकती है, साइक्लोन्स में रहने के लिए, यानी कि साइक्लोन के टाइम पे जगह बनाई जा सकती है। कह सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं, मैनग्रोव जो प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि सदाबहार सदाबहार पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा मिटिगेशन हो गया, यानी कि रोकथाम कैसे की जा सकती है शुरू में, कि कोई भी डिजास्टर आने से पहले क्या रोकथाम हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पी। पी का मतलब हो गया प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस यानी कि हम तैयार हैं। तैयारी, पहले की तैयारी, यानी कि पहले से ही हम तैयार हैं। इसमें तैयारी में क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी आपदा आने वाली है, आपदा से पहले मॉक ड्रिल्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो मॉक ड्रिल्स होते हैं, मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स किन्हें कहते हैं, जैसे कोई भी आपदा है, कोई भी डिजास्टर आने वाला है, उससे पहले एक अपना कई लोगों को आपस में बैठाकर उनको उस चीज से रिलेटेड उनकी क्या मतलब कह सकते हैं कि क्या उनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बारे में इसमें जानने को मिलता है प्रिपेयर्डनेस में। और क्या होता है इसमें, इसमें शिक्षा दी जाती है और कई प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं। प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट को, मतलब डिजास्टर से रिलेटेड क्या क्या आप रिएक्ट करेंगे, इनके संबंधी इनमें जागरूकता लाने के लिए प्रोग्राम्स वगैरह भी प्रिपेयर्डनेस में आ जाते हैं, कि हम तैयारी करके बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम अपना रिएक्ट करेंगे, अच्छे से रिएक्ट करेंगे और हम बच जाएंगे। हम उस जो भी डिजास्टर होने वाला है, जो भी मतलब बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ से संबंधित इसमें शिक्षा वगैरह दी जाती है, इसके प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं और अवेयरनेस फैलाई जाती है। ये सभी इसके मुख्य बातें हो गई। इसके बाद हमारा आता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, यानी कि रिएक्शन कह सकते हैं। रिएक्शन रिएक्शन क्या होगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होगा। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं कि हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा। कोई भी डिजास्टर आ जाता है, जैसे कोई भी बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में हम क्या करेंगे, हम मेडिकल चीजें देंगे, हम उन्हें फूड देंगे, जो भी फंसे हुए हैं उनके लिए रिस्पॉन्स करेंगे और बचने के तरीके अपनाएंगे, जो जो हमने मॉक ड्रिल्स में किए हैं, प्रोग्राम्स किए थे, रोकथाम के लिए उपाय किए थे। ऐसे ही हम कह सकते हैं, जैसे केरला में आया था, केरला में बाढ़ आई थी, केरला में, यहाँ पर लिख सकते हैं इससे ही, केरला में, केरल में कह सकते हैं, केरला में आई थी बाढ़। बाढ़ में जो हमारा NDRF है, इसने 40,000 लोगों को बचाया था। 40,000 लोगों को बचाया था रेस्क्यू के थ्रू, हम कह सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारा आता है रिकवरी। आर से रिकवरी, कोई भी यानी कि डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसके बाद रिकवरी कैसे की जाए, लोगों को कैसे उनको घर दिया जाए दोबारा से, कैसे उन्हें दोबारा से वहां पर बसाया जाए, ये सभी चीजें रिकवरी में आ जाती हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2001 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था गुजरात में, तो उसके बाद जो भुज सिटी थी, भुज सिटी का मतलब कह सकते हैं कि पूरी तहस नहस हो गई थी। तो उसके बाद उसका भुज सिटी का पूरा प्लान दोबारा से बनाया गया था, वो दोबारा से बसाई गई थी। आप इन्हें नोट कर लीजिए करना चाहें तो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक और इसी से संबंधित चीज, इसके जो इंस्टीट्यूट हैं, इसके बारे में जो चीजें बनाई गई हैं, वो सारी चीजें आएंगी अभी। इंस्टीट्यूशंस वगैरह, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस और स्टेप्स, यानी कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा आएगा NDMA। NDMA NDMA की फुल फॉर्म हो गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप इतना तो समझ ही लेंगे जो मैंने लिखा है, ये मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टॉप बॉडी है हमारे इंडिया में, और इसका जो हेड होता है, इसका जो चेयरपर्सन कह सकते हैं, वो हमारा PM होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बातें पूछी जा सकती हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है NDRF। NDRF एक हमारा कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में भी आता है, लेकिन अभी हमारा NDRF ये दूसरा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये जब कोई भी डिजास्टर आता है, उसके रिस्पॉन्स में एक फोर्स है। जैसे हमारा कोई भी दिक्कत आ जाए, जैसे कोई बॉर्डर पर हमें, हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दे, तो हमारी जो फोर्स होती है, हमारी आर्मी होती है,
वो हमारा रिस्पॉन्स करती है, वो उनका सामना करती है। ऐसे ही अगर कोई डिजास्टर आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, या कोई भी फ्लड वगैरह, मतलब कह सकते हैं ड्रोट वगैरह, सूखा पड़ जाए, तो उसमें ये फोर्स एक्टिव होती है, ये उनका सामना करती है और लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाती है। ये हमारी नेशनल अथॉरिटी है, ये काम करती है हमारे जो कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। इसके बाद हमारा आता है एक और चीज, हम कह सकते हैं कि केस स्टडी। केस स्टडी, ये थर्ड पॉइंट हमारा आता है। इस केस स्टडी में क्या होता है, पहले जो चीजें होती है उनको केस, यानी कि उनको बारे में, उनके बारे में जान लिया जाता है। इसके लिए एक ये केस स्टडी के बाद, जैसे 2019 में हमारा उड़ीसा में फूना फूना जो हमारा साइक्लोन आया था, और इसके बाद यहाँ पर लोगों को बचाया गया था केस स्टडी के थ्रू। 10 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को बचाया गया था। उनका मतलब कह सकते हैं उन्हें वहां से हटा दिया गया था जब चक्रवात आया था, तो उससे बहुत कम हानि हुई थी, हमारे लोग बच गए थे, हमारे इंडिया के लोग, उड़ीसा वाले बच गए थे। इसके बाद इसमें क्या देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हो गए कुछ मेन में, आप इन्हें नोट करना चाहें तो कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। और हाँ दोस्तों, अगर आप लिखना चाहें तो एक फोर्थ पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन में एक फोर्थ पॉइंट भी आ सकता है, अगर आप लिखना चाहें तो वो कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि अगर कोई आपदा आए तो उससे पहले ही वार्निंग दी जा सके। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई दिक्कत आए, कोई भी आपदा आने वाली है, जैसे कोई हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो उससे पहले नोटिस वगैरह, या फिर जैसे आजकल तो एसएमएस ही आ जाते हैं सीधे मोबाइल पर, तो ऐसे ही संबंधी रेनफॉल, मतलब कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। हम यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक IMD आता है, हम कह सकते हैं इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टाइप होता है ये। तो ये यहीं पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम से संबंधित, रेनफॉल से संबंधित और अदर जो डिजास्टर वगैरह अगर आ सकते हैं तो उनसे संबंधित ये जानकारी देता है, वार्निंग वगैरह देता है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना मैं इसको साफ तो करने वाली हूँ। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा, हिंदी में पर्यावरणीय शिक्षा बोलेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। पहले तो हमारी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज से संबंधित डेफिनेशन हमारी क्या हो सकती है। तो जैसे एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट से संबंधित जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं, एनवायरमेंट से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो वो एनवायरमेंटल शिक्षा होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या होता है, पर्यावरण के संबंधी, यानी कि पर्यावरण, अंग्रेजी में एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जागरूक करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना लोगों को, पर्यावरण संबंधी जागरूकता। यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि इको फ्रेंडली, यानी कि जोन बनाना, इको फ्रेंडली लोगों को समझाना, यानी कि इको फ्रेंडली हम जी सकते हैं इनको, यानी कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हमारा तालमेल बिठाकर जो हमारी शिक्षा होती है, तालमेल बिठाने की शिक्षा, उसे ही हम एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। और इसके संबंधी क्या कह सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा स्कूल में प्लांटेशन करवाना, महीने भर में, यानी कि महीने 2 महीने प्लांटेशन करवा देना, पेड़ वगैरह लगवाना, और हम कह सकते हैं और प्रोग्राम्स वगैरह करवाना स्वच्छता से संबंधित। ऐसे ही प्रोग्राम्स संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए, हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन में आता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन में इसके बाद हमारा देख सकते हैं इसके गोल्स क्या क्या है, गोल्स, इसके लक्ष्य क्या क्या है। इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, 3A, 3A's, 3A लिख सकते हैं आप, यानी कि ए और तीसरा भी ए। पहला हमारा आएगा अवेयरनेस, अवेयरनेस। दूसरा हमारा आएगा एटीट्यूड, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है ना, ये दूसरा एटीट्यूड है। इसके बाद हमारा आएगा एक्शन। अवेयरनेस क्या, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के संबंधी अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। मैंने आपको पहले लिख के बता दिया है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रह सके, हम भी उसके साथ सेफ रह सके, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से उनका यूज कर सके। तो ये हमारा हो गया एनवायर, यानी कि अवेयरनेस। अवेयरनेस में जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं तो साइकिल यूज करूंगा, मैं मोटर बाइक नहीं यूज करूंगा, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। ऐसे ही हम देख सकते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या होगा, एटीट्यूड में ये होगा कि मतलब बच्चों को, जैसे बच्चों को क्या, किसी को भी मतलब उनको ये बताना कि हाँ मुझे उनमें पॉजिटिव थिंकिंग लाना, पॉजिटिव थिंकिंग इसके प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, कि भाई मैं तो कम प्लास्टिक यूज करूंगा,
मैं ज़्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा, इससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है। ये हमारा ऐसे हो सकता है। इसके बाद एक्शन, जैसे कि भाई हम एक्शन क्या क्या ले सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट किस प्रकार सेफ रह सकता है, उसके लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। कि भाई मैं तो जो हमारा कचरा कूड़ा करकट होता है ना, उसको अच्छे से मतलब उनका निपटारा करूंगा। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि एक्शन में और क्या हो सकता है कि भाई मैं तो सोलर एनर्जी यूज करूंगा, मैं कोयला वगैरह से संबंधित लकड़ी वगैरह यूज नहीं करूंगा, मैं वाटर को सेव करूंगा, वाटर का रीयूज करूंगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ रह सके और हमारे आने वाली जनरेशन भी उनका अच्छे से यूज कर सके। सस्टेनेबल मैं चीजें यूज करूंगा। ऐसे ही हम ये 3 हो गई यहाँ, अवेयरनेस, एटीट्यूड और हमारा एक्शन। तो इसके बाद हमारा, अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत हम देख सकते हैं। एक और चीज इसी से संबंधित जो हम कह सकते हैं कि इसकी नीड क्यों है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की नीड हमें क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें जो जरूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इसकी एनवायरमेंटल एजुकेशन की। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको सेव करना, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज सेव करना। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करना जरूरी है, क्योंकि वो लगातार खत्म हो रहे हैं और उनका मतलब दोबारा से में बनाए भी नहीं जा सकते। वो नेचुरल हैं और खत्म हो जाएंगे तो हमें ही दिक्कत आएगी। जैसे हमारा केरला है, एग्जाम्पल के रूप में हम केरला ले सकते हैं। केरल, केरला में हम कह सकते हैं केरला के स्कूलों में जो हमारा रेन वाटर सिस्टम है ना, रेन वाटर, रेन वाटर, इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सब्जेक्ट है वहां पर केरल में। तो नेचुरल रिसोर्सेज सेव करने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके बाद हमारा कह सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कम करने के लिए, रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन कम करने के लिए, लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन को कम करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। जैसे दिल्ली के स्कूल्स हैं, दिल्ली के स्कूल्स में इको क्लब्स बनाए जाते हैं और उनमें क्या कहा कराया जाता है कि हम कह सकते हैं कि जे नो टू, जैसे प्लास्टिक वगैरह, से नो टू प्लास्टिक, ऐसे कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज है उनका यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। जो हमारे सोलर एनर्जी है और हमारी वाटर एनर्जी है, हम कह सकते हैं उनका यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी का और वाइंड एनर्जी का, इनका यूज करना चाहिए। और हमारा जैसे बायोगैस वगैरह है, इनका भी यूज करना चाहिए, जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम यूज हो, उनको हम बचा रखें और हमारे अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सेफ रह सके। ये हमारा एक मुख्य बात हो जाती है, एक मुख्य पॉइंट हो जाता है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हो गया हमारा, हमारा रिड्यूस, जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और सस्टेनेबल हमारे रिसोर्सेज लगातार यूज कर सकें। और चौथा पॉइंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा कह सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंटल कैंपेन वगैरह होते हैं, गवर्नमेंटल कैंपेन्स, कैंपेन्स वगैरह होते हैं, तो इनको भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन को कॉलेज में और जैसे स्कूलों में प्रमोट किया जाना चाहिए। हमारा मतलब एक रैली सी निकालनी चाहिए जिससे उनका प्रमोशन हो सके। ये सभी मतलब चीज़ें मुख्य हो जाती हैं, ये हमारे लिए बहुत भी जरूरी है। और मतलब कह सकते हैं कि हम इनको पढ़ेंगे तो हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, हमारे जो डिजास्टर्स होते हैं उनके बारे में पता चलेगा, उनको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल तो देखो क्या ही होगा, जो डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें कह सकते हैं कि उनकी लिमिट को कम किया जा सकता है, उनसे हम बच सकते हैं, उनके लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, जो हमारा मैन मेड डिजास्टर है, जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है, और इसके बाद इसके जो साइकिल है क्या क्या है, MPRR कह सकते हैं कि हमारा जो मिटिगेशन है, हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो रिकवरी है, हमारा जो रिएक्शन है, सभी ये जरूरी हो जाते हैं और रिस्पॉन्स है। तो अब ये इसके बाद हम देखते हैं इसी में कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने और भी कई चीजें देखी, इसके संबंधी इंस्टीट्यूशन देखे, जैसे हमारा NDMA था और हमारा NDRF था, ऐसे ही हमारा केस स्टडी था और ऐसे ही हमारा जो वार्निंग सिस्टम था। इसके बाद हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन की हमने डेफिनेशन देखी, इसके हमारे गोल्स देखे, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस के बारे में अभी हमने जाना है। इसके बाद हम एक और अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार आपको यूनिट 9 से संबंधित और पेपर 1 से संबंधित जानकारियाँ और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।